क्या आप लोगों ने नीट एग्जाम को भरा है और आप लोगों को नहीं पता कि नीट एग्जाम में एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है जिससे कि जो भी आप टिक लगाए, जो भी गोला बने, वो आप लोगों का सही जाए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि नीट एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने की मैं ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं। इस टेक्निक के तहत अगर आप नीट एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस एकदम सही जाने वाले हैं। आप लोगों को बता दें, वीडियो के अंदर मैं 7 पॉइंट बताऊंगा जो एक दूसरे से सभी रिलेटेड है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। अगर आप लोगों के पास 5-6 मिनट का समय हो तो ध्यानपूर्वक देख के जाइएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जिसमें सबसे पहले नंबर का है, और मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि इसी पॉइंट की वजह से मोस्टली सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस गलत होते हैं वो उन सभी के पीछे का कारण मेन यही होता है। और है बहुत छोटी बात, लेकिन है बहुत ज्यादा गहरी बात। वो है क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ें और समझें। लेकिन जब आप लोग मिस्टेक करते हो तो इस क्वेश्चंस को आप ठीक से नहीं पढ़ते, क्योंकि नीट एग्जाम है। आप लोगों का जो माइंड होता है थोड़ा डिप्रेशन से में रहता है, थोड़ी हड़बड़ी में रहता है, आप लोगों के माइंड के ऊपर प्रेशर सा रहता है, जिसके कारण आप लोगों का माइंड जो है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि बहुत सारी चीजों को स्किप कर देता है, और ठीक से क्वेश्चंस ना पढ़ने के कारण आप लोगों का आंसर गलत हो जाता है। आप लोगों को बता दें, आज के समय में नीट एग्जाम में पिछले 3 से 4 सालों का अगर मैंने एनालिसिस किया है तो उस एनालिसिस में मैंने ये देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भाई आप लोगों के नेगेटिव टाइप के आते हैं। नेगेटिव का मतलब नहीं से है, लेकिन वो गलत, अभाव, असत्य, रहित जैसे शब्दों को पेपर के अंदर देकर आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा, और सारे के सारे ऑप्शंस में आप लोगों से गलती करवाने के चांसेस बढ़ा देगा। इसलिए जब भी आप किसी प्रश्न का आंसर दें तब तक आंसर मत देना जब तक आप लोगों को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में ना आ जाए। पहला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, इसको माइंड में फीड कर लेना, ठीक है। दूसरे नंबर का है कि भैया पेपर से पहले एनसीईआरटी की बुक को 2 से 3 बार आपको रीड जरूर करना है, क्योंकि एक से एक धुरंधर जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स वगैरह हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों का मानना यही है कि भैया अगर आपने एनसीईआरटी को छोड़कर अदर किसी भी चीज पर ध्यान दे दिया तो यकीन मानिए आपका कभी नीट एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। पहला आपको काम करना है एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th क्लास और 12th क्लास की आपके पास होना बहुत जरूरी है। प्लस उनको आप लोगों को डेली रीड करना है। हाइलाइटर लेकर बैठिएगा, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट कीजिए। साइड में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है, आप उन्हें लिख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, यहां पर कुछ इंपोर्टेंट साइंटिफिक के नेम हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह हो सकती हैं, कुछ परिभाषा हो सकती हैं, कुछ इंपोर्टेंट डायग्राम हो सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात आप लोगों को लगती है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करते हुए समझना जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो नीट एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोगों को बता दें, क्वेश्चंस में जब आप देखेंगे तो आपको आंसर आराम से उसका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी पर कमांड बनाई है। जिस बच्चे ने थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, वो आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकता है। लेकिन गलती कहां होती है कि हम लोग एमसीक्यू तो कर लेते हैं, एमसीक्यू की बुक तो ले आते हैं, लेकिन थ्योरी पर ध्यान नहीं देते। जब थ्योरी पर ध्यान नहीं देंगे तो एमसीक्यू से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बुक से कुछ नहीं हो सकता। पहले ये नीट एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को बनाने होंगे, थ्योरी पढ़नी होगी, थ्योरी को लर्न करना होगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने होंगे। जब ये सारे काम आपके हो जाएंगे तब आप देखो आपके क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजाते ही सारे हो जाएंगे। लेकिन आपकी अंदर एक बहुत गलत बात पता क्या लगती है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते, थ्योरी पढ़ते नहीं हो, जिसके कारण आप लोगों का जो पेपर है, कंफर्म बता रहा हूं, बेकार ही जाएगा। जिसने सिर्फ ऑब्जेक्टिव किए, थ्योरी नहीं पढ़ी, वो कभी बोर्ड एग्जाम में तो जैसे मान लो ऐसे तैसे पास हो जाते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसको क्लियर कर दे, ठीक है।
तीसरे नंबर का पॉइंट्स है इजी सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करें। मान लो आपके सामने पेपर आ गया तो पहले आप अपने अंदर ये देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 आप लोगों के इसमें सब्जेक्ट हैं। जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो पहले आप उससे सॉल्व करना, जिससे क्या होगा जब इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस आप लोगों के होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और एक पॉजिटिवनेस के साथ आप अपने आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को बायोलॉजी अच्छी लगती है और आपने फिजिक्स जो सबसे ज्यादा डरावनी आप लोगों को लगती थी, फिजिक्स के क्वेश्चन करने बैठ गए तो होगा कि आपके मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के मान लो स्टार्टिंग में 5-6 भी नहीं हुए ना, तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगा और आप लोगों को लगेगा मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे और आपके अंदर नेगेटिविटी छा जाएगी, जिसके कारण क्वेश्चन जो आते भी होंगे आगे वो भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले इजी सब्जेक्ट को सॉल्व करें। मेरा मानना यह है कि पहले आप लोगों को बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स, इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चंस को कर लीजिए। इजी क्वेश्चंस होने के बाद में जो आप लोगों को थोड़ा दिमागी वैल्यू वगैरह करना है वो कर लो। सबसे हार्ड क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सबसे लास्ट में करना और स्पीड ऐसी मेंटेन बनाकर चलना कि आप 3 घंटे से पहले ही सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाए, जिससे कि लास्ट में आप अपने लिए समय बचा पाए, सारे क्वेश्चंस को देख पाए कि वही किस तरीके से दे रखे हैं। कोई मतलब क्वेश्चन छूट गया तो उसके लिए भी समय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4th नंबर का पॉइंट्स है कि भैया धैर्य बनाकर काम लें, ज्यादा ना घबराएं। आपको बता दें, आप अगर पेपर में घबरा जाएंगे तो आप नीट एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अपने आप को, ठीक है, आप अपने आप को ऑल इज वेल बोल सकते हैं। उसके साथ साथ में पॉजिटिवनेस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मन को शांत रखें, है ना, और आप अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ वहां पहुंचे और नेगेटिविटी आपके माइंड में ना हो। ठीक है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगला नंबर का है कि भैया पीवाईक्यू सॉल्व करते रहें। पेपर से पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहें और पीवाईक्यू सॉल्व करने में एक एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका माना जाता है, उसे बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। ये क्या कहता है? एलिमिनेट मेथड ये कहता है कि भैया आपके सामने कोई प्रश्न दे रखा है, ठीक है, उनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो नहीं है उन्हें पहले आप अलग निकाल दो। ठीक है, आपने अलग निकाल दिए तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे कि एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, समझना। निम्न में से जीवाणु द्वारा रोग नहीं होता। ठीक है, जीवाणु द्वारा रोग नहीं होता। पहला ऑप्शन एड्स दिया, दूसरा जुकाम दिया, तीसरा टीबी दिया। ठीक है, नहीं, मैंने ऑप्शन गलत बोल दी शायद। निम्न में जीवाणु द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने पहले बोल दिया एड्स, फिर बोल दिया टेटनेस, फिर बोल दिया टीबी, फिर बोल दिया हैजा। ठीक है, तो आपको बता दें 4 ऑप्शन हमारे हो गए। इन ऑप्शन में जो एड्स है, एड्स वायरस से होता है, तो जीवाणु जो है, जीवाणु से लास्ट के BCD जो थे वो वाले तो होते हैं, लेकिन एड्स जो है वो नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एलिमिनेशन मेथड जो है वो भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अगला नंबर का है 6 नंबर का कि भैया आप अपनी जो भी MCQ में जो क्वेश्चंस में मान लो गलतियां तुमसे हो जाती हैं, जो सिली मिस्टेक हो जाती हैं, उन गलतियों से सीख लीजिए। गलतियों से सीख कि क्या आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस अगर मान लीजिए दे रखा है तो क्वेश्चंस आपसे कोई नहीं हो पाया, तो पहले उस पर विचार करें कि आपसे क्यों नहीं हुआ। क्या आपकी उस थ्योरी पर कमांड नहीं थी? क्या आपने क्वेश्चंस को पढ़ते समय गलतियां की थी? क्या आप कैलकुलेशन करने में गलती कर रहे थे? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं आया? क्या आपकी रिएक्शन आप लोग नहीं समझ पाए? तो जो चीज आप लोगों की वीकनेस है, जो आप गलतियां कर रहे हैं MCQ सॉल्व करते समय, उन गलतियों को पहचानो और उनको फिर दूर करने का काम करो। उसके लिए आप आधे से लेकर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक एनालिसिस करिए अपने लिए। ठीक है ना। लास्ट का है 7 नंबर का हमारा, समस्या हल करने की क्षमता बढ़ाओ। क्योंकि आप लोगों को बता दें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने कैलकुलेशन करनी है, तुरंत आप कैलकुलेटर या मोबाइल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो ना, ऐसा मत करो। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन की क्षमता को अगर बढ़ानी है तो आपको क्या काम करना, आपको खुद हाथों से कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, मान लो कोई थ्योरी समझ में नहीं आई तो पहले और अपना खुद का दिमाग लगाओ।
खुद का दिमाग लगा लिया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद में आप अपने टीचर का या मान लो बंसर वीडियो के माध्यम से यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले आप कोशिश खुद से करो, खुद से मेहनत करो, खुद से दिमाग लगाओ प्रश्नों में, खुद से एनालिसिस करो, खुद से एनसीईआरटी को पढ़ो, खुद से एमसीक्यू सॉल्व करो। जब आप खुद से करेंगे ना तो आपको बता दें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, दिमाग जो है वो खुलेगा भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि भैया क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लिया, ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ ली, इजी सब्जेक्ट को पहले सॉल्व कर लिया, धैर्य बनाकर आपने काम किया, एलिमिनेशन मेथड अपनाया, पीवाईक्यू सॉल्व किए, गलतियों से सीखा भी और समस्या हल करने की क्षमता को भी आपने अगर बढ़ा लिया तो आप देखेंगे नीट एग्जाम को आप 101% क्लियर कर देंगे और नीट में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी बड़े आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग है आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।